जय हिंद। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट के बारे में। आज के सेशन में एक तो मैं बात करनी है गवर्नमेंट रिप्रेशन ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। गवर्नमेंट ने क्विट इंडिया मूवमेंट को किस तरीके से रिप्रेस किया उसके बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। दूसरा हम बात करेंगे एस्टिमेट के बारे में, या फिर ये कहें कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को इवेल्युएट करेंगे। तीसरा 1943 में बंगाल में बड़े सीवियर फेमाइंस आए, इन फेमाइंस के बारे में आज अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे राजगोपालाचारी फॉर्मूला के बारे में जिसको लाया गया 1943 में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट की रिप्रेशन के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट को गवर्नमेंट ने किस तरीके से रिप्रेस किया। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान मार्शल लॉ को अप्लाई नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद बहुत ब्रूटली रिप्रेस किया गया क्राउड को, बहुत सीवियरली रिप्रेस किया गया एजिटेटर्स को। जहाँ भी क्राउड इकट्ठा हुई वहाँ पे लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस के गोले फेंके गए और क्राउड के ऊपर गोलियाँ चलाई गई। क्विट इंडिया मूवमेंट के रिप्रेशन के दौरान लगभग 10,000 लोगों को मारा गया। प्रेस को बहुत सीवियरली कंट्रोल किया गया। मिलिट्री ने कई सारे सिटीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मार्शल लॉ नहीं लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद मिलिट्री जो है वो सिटीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है। पुलिस और सीक्रेट सर्विसेज को अनकंट्रोल्ड पावर दे दी गई। जितने भी रिवेलियस विलेजेस थे, ऐसे विलेजेस जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, उनके ऊपर हैवी फाइन्स को इम्पोज किया गया और मास फ्लॉगिंग की गई। फ्लॉगिंग का मतलब होता है कोड़े मारना। मतलब कहने के लिए, दिखाने के लिए मार्शल लॉ को अप्लाई नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद क्राउड को, एजिटेटर्स को, सत्याग्रहीस को बहुत सीवियरली ब्रूटली रिप्रेस किया गया इस पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट को अगर अपन इवेल्युएट करें तो हमें पता है 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया था और 9 अगस्त 1942 को सारे टॉप लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। मतलब ये मूवमेंट शुरुआत से ही लीडरलेस था। लीडरलेस होने के बावजूद भी ये मूवमेंट अच्छे खासे लेवल पर स्प्रेड होगा, लेकिन हाँ, क्योंकि लीडरलेस है तो कई जगहों पे वायलेंस देखने को मिला, काफ़ी सारा वायलेंस देखने को मिला इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट के मेन सेंटर्स कौन से थे? ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटका। एक तो मूवमेंट लीडरलेस था और लीडरलेस होने की वजह से वायलेंस देखने को मिला। दूसरा, मेन सेंटर्स कौन से थे? ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटका। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। ये हमने पिछले सेशन में भी बात की थी। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स इस मूवमेंट की बैकबोन थे, लेकिन अपर क्लासेस के लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग ज़्यादातर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल थे। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो लॉयल्टी थी उसमें इरोजन देखने को मिला, उसमें कमी देखने को मिली। जैसे जो लोअर लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जैसे पुलिस वाले वगैरह, वो कल तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में खड़े रहते थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में खड़े नहीं होंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति लॉयल नहीं रहेंगे। बहुत सारे जमींदार लोग भी ऐसे थे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से मूव ऑन करके इस क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया कि इंडियंस कैन नॉट बी रूल्ड विदाउट विशेज ऑफ इंडियंस। अगर इंडियंस को रूल करना है तो इंडियंस की सहमति लेनी पड़ेगी, इंडियंस की जो विशेज हैं उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान एक एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखने को मिला। हालांकि मोटा मोटा क्या करना है वो लीडर्स ने बता दिया था, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने एक स्पॉन्टेनिटी दिखाई, लोगों ने अपने हिसाब से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करी। और उसके दो रीजंस हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो क्विट इंडिया मूवमेंट, नाम ही है भारत छोड़ो आंदोलन, तो लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई थी। और दूसरा, कई सारे मूवमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे तो लोगों को थोड़ा बहुत समझ भी आता था कि किस तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के थ्रू एक फैक्ट और इस्टेब्लिश हो गया कि इंडिपेंडेंस इकलौती हमारी डिमांड है, इंडिपेंडेंस इज द प्राइमरी एजेंडा। इंडिपेंडेंस से नीचे हम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस। इस मूवमेंट के दौरान कॉमन लोगों ने जो हीरोइज्म दिखाया वो अनमैच था, वो अनपैरेलल था। गवर्नमेंट इतना ब्रूटली रिप्रेस कर रही है, ऑप्रेस कर रही है, लोगों को दबा रही है, लेकिन इसके बावजूद कॉमन लोग डटे रहेंगे, इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और इस मूवमेंट को एक तरीके से सक्सेसफुल बनाएंगे।
अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट चलता रहेगा। इसी दौरान 1943 में गांधी जी फास्ट के ऊपर बैठेंगे। गांधी जी फास्ट के ऊपर क्यों बैठेंगे? बिकॉज सरकार गांधी जी के ऊपर प्रेशर बना रही थी और बोल रही थी कि देखो आपके प्रिंसिपल्स हैं नॉन वायलेंस, और ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसमें तो वायलेंस हो रहा है, तो आप इसको कंडेम करो। तो गांधी जी ये कहेंगे कि वायलेंस इसलिए नहीं हो रहा कि लोग वायलेंस करना चाह रहे हैं, ये वायलेंस इसलिए हो रहा है बिकॉज आप लोगों के ऊपर वायलेंस कर रहे हैं और लोग रिटेलिएट कर रहे हैं, खुद को डिफेंड करने के लिए रिटेलिएट कर रहे हैं। और गांधी जी जो हैं वो स्टेट के वायलेंस के अगेंस्ट में फरवरी 1943 में फास्ट की शुरुआत करेंगे। ये एक तरीका था गांधी जी का ये दिखाने का, ये बताने का कि जो वायलेंस ऑफ द स्टेट है ये गलत है, और गांधी जी चाहते थे कि जो पब्लिक है उसका मोरल भी थोड़ा सा इंक्रीज हो, थोड़ा सा अप हो। तो गांधी जी फास्ट के ऊपर बैठेंगे, और जैसे ही गांधी जी फास्ट के ऊपर बैठेंगे रिस्पॉन्स के तौर पे पूरे देश भर में और बाहर भी जितने इंडियंस थे वो सब प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करेंगे। वो हड़ताल्स करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 मेंबर्स थे वो तीनों मेंबर्स रिजाइन कर देंगे। ये जो फास्ट है इसकी वजह से एक बार फिर से पब्लिक का जो मोरल है वो इंक्रीज होगा, वो रेज होगा। लोगों को मैसेज जाएगा कि यार हमारा लीडर हमारे लिए भूखा बैठा हुआ है, तो लोग और बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंटी ब्रिटिश फीलिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और ज़्यादा बढ़ चढ़ के यूनाइट होंगे, और गवर्नमेंट की ये जो हाई हैंडेडनेस थी वो एक्सपोज हो जाएगी। गवर्नमेंट का ये जो एटीट्यूड था कि जो होगा हमारे हिसाब से होगा, हम इंडियंस की किसी भी डिमांड को नहीं सुनेंगे, ये एक बार फिर से एक्सपोज हो जाएगी, और लोग जो हैं एक बार फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूनाइट हो जाएंगे। लोगों को ये समझ में आएगा कि हमें हमारी लड़ाई को लड़ना है, इस सरकार को हमें देश से बाहर निकालना है। अच्छा, एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो ब्रूचुअली क्राउड को रिप्रेस कर रही है, ऑप्रेस कर रही है, सप्रेस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद क्राउड जो है वो बढ़ चढ़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स। गांधी जी पब्लिक के मोरल को बनाए रखने के लिए, एंटी ब्रिटिश फीलिंग को बनाए रखने के लिए फरवरी 1943 में फास्ट के ऊपर बैठेंगे। इसी बीच मार्च 23, 1943 को पाकिस्तान डे ऑब्जर्व किया जाएगा। हमने बात की थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट किया था। कौन से सेशन में? उनके लाहौर सेशन में। ये लाहौर सेशन कब हुआ था? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था लाहौर सेशन में, और इसी को आगे चलाते हुए मार्च 23, 1943 को पाकिस्तान डे को ऑब्जर्व किया गया। ये लिखने के पीछे का रीज़न क्या है, ये बताने के पीछे का रीज़न क्या है कि एक तरफ इंडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट को चला रही है, गांधी जी सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि भारत को छोड़ो, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो है वो बहुत अग्रेसिवली अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड को पुश कर रही है। उसको क्विट इंडिया मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी मार्च 23, 1943 को अपना पाकिस्तान डे ऑब्जर्व करेगी। मतलब मुस्लिम लीग पूरी तरीके से अलग डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, गांधी जी ने फास्ट रखा फरवरी 1943 में। 1943 में ही बंगाल में बड़े सीवियर फेमाइंस आए, साउथ वेस्ट बंगाल में बड़े सीवियर फेमाइंस आए, और ये जो फेमाइंस थे ये मैन मेड फेमाइंस थे। मैन मेड फेमाइंस थे कैसे थे वो अभी अपन देखेंगे। एपिडेमिक्स भी चल रहे थे उसी दौर में, मलेरिया, कोलेरा, स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां चल रही थी, माल न्यूट्रिशन की समस्या देखने को मिल रही थी, स्टारवेशन की समस्या देखने को मिल रही थी। ये जो बंगाल के फेमाइंस थे 1943 के, ये पूरी तरीके से मैन मेड फेमाइंस थे, और इन फेमाइंस की वजह से लगभग 1.5 to 3 मिलियन पीपल पेरिस्ड, लोग भूखे मर गए, ये कंडीशन थी। ये मैन मेड फेमाइंस कैसे थे? बिकॉज सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया। ये वो टाइम है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, और जितना भी फूड स्टफ हुआ करता था उसको आर्मी के लिए डाइवर्ट किया गया, उसको आर्मी के लिए प्रोवाइड किया गया। सरकार को कोई मतलब नहीं था कि लोकल लोग मरेंगे या जिएंगे। सरकार ने पूरा फूड स्टफ जो है वो आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया। बर्मा से, साउथ ईस्ट एशिया से राइस के इंपोर्ट्स हुआ करते थे, लेकिन अपने को पता है कि साउथ ईस्ट एशिया को तो जापान प्लंडर कर रहा था, जापान अटैक कर रहा था। तो बर्मा से और साउथ ईस्ट एशिया से जितना भी राइस का इंपोर्ट हुआ करता था वो एकदम से बंद हो गया, और जब ये बंद हुआ तो इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने कोई भी एडिक्वेट स्टेप्स नहीं लिए। सरकार ने लोकल पॉपुलेशन को मरने के लिए छोड़ दिया। ग्रॉस मिसमैनेजमेंट देखने को मिला और प्रॉफिटरिंग देखने को मिली।
सरकार के जो ऑफिशियल्स थे वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे थे। क्राइसिस में वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि लोगों को कैसे बचाया जाए, लोगों का भला कैसे किया जाए। इनफैक्ट राशनिंग के जो मेथड्स हैं वो बड़े लेट इंप्लीमेंट किए गए एंड दे वर कन्फाइंड टू द बिग सिटीज। मतलब पूरी तरीके से सरकार के मिसमैनेजमेंट का नतीजा था ये 1943 के बंगाल फेमाइंस। देखो अभी तक जितनी भी बातचीत हमने की वो बेहद सिंपल सी बातचीत थी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप रटो, आप याद करो। आपको अब तक ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि किस तरीके से मूवमेंट चलाते हैं गांधी जी और किस तरीके से गवर्नमेंट रिप्रेस करती है उसको। हर एक मूवमेंट में देखने को मिला है कि गवर्नमेंट ने मूवमेंट को बहुत सीवियरली रिप्रेस किया है, यहां भी वही देखने को मिल रहा है। एस्टिमेट अगर करें क्विट इंडिया मूवमेंट का तो ये हमें पता है कि शुरू से ही क्विट इंडिया मूवमेंट लीडरलेस था और इसकी वजह से कुछ जगहों पर वायलेंस देखने को मिला। मेन सेंटर्स कौन से थे? ईस्टर्न यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटका। स्टूडेंट्स, वर्कर्स और पीजेंट्स बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे इस क्विट इंडिया मूवमेंट में, लेकिन अपर क्लासेस के लोग और ब्यूरोक्रेसी के लोग लार्जली गवर्नमेंट के प्रति लॉयल रहेंगे। बट ओवरऑल अगर बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति जो लॉयल्टी थी उसमें इरोजन देखने को मिला, उसमें कमी देखने को मिली। दो फैक्ट्स एस्टेब्लिश हो गए, एक तो ये कि इंडियंस की मर्जी के बिना रूल नहीं किया जा सकता है, और दूसरा हमारा इकलौता गोल है इंडिपेंडेंस, हमारा प्राइमरी एजेंडा है इंडिपेंडेंस। इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्पॉन्टेनिटी देखने को मिली और कॉमन लोगों का हीरोइज्म देखने को मिला। फिर इसके बाद हमने बात की गांधी जी के फास्ट के बारे में। लोगों के मोरल को बढ़ाने के लिए और स्टेट जो वायलेंस कर रहा था क्राउड के ऊपर उसको कंडेम करने के लिए, उसके अगेंस्ट में गांधी जी फरवरी 1943 में फास्ट के ऊपर बैठेंगे। जैसे ही गांधी जी फास्ट के ऊपर बैठेंगे तो लोग बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे, हड़ताल्स करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे। वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 3 मेंबर्स थे वो तीनों मेंबर्स रिजाइन कर देंगे। गांधी जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है। दूसरी तरफ मार्च 23, 1943 को पाकिस्तान डे को ऑब्जर्व किया जाएगा। मतलब मुस्लिम लीग जो है वो अपनी सेपरेट स्टेट की डिमांड को बहुत अग्रेसिवली पुश कर रही है, उसको कोई मतलब नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट से। 1943 में ही साउथ वेस्ट बंगाल में बड़े सीवियर फेमाइंस आएंगे जिनमें लगभग 1.5 to 3 मिलियन पीपल पेरिश हो जाएंगे, मरने की स्थिति पे आ जाएंगे, कुछ भूखे मर जाएंगे। और ये जो बंगाल के फेमाइंस थे ये पूरी तरीके से मैनमेड थे। कैसे? जितना भी फूड स्टफ था उसका ज़्यादातर हिस्सा आर्मी के लिए डाइवर्ट कर दिया गया, लोगों को अपने मर्जी पर छोड़ दिया गया, लोगों को छोड़ दिया गया मरो जियो। फूड कहाँ भेज दिया गया? आर्मी के लिए भेज दिया गया। बर्मा से, साउथ ईस्ट एशिया से जो राइस इंपोर्ट हुआ करता था वो जापान के अटैक की वजह से, अग्रेशन की वजह से बंद हो गया, और सरकार ने इससे बैलेंस करने के लिए इसके सॉल्यूशन के तौर पे कोई भी स्टेप नहीं लिया। मतलब सरकार की तरफ से क्रॉस मिसमैनेजमेंट था। सरकार के जो ऑफिशियल्स हैं वो प्रॉफिटरिंग में इन्वॉल्व थे, राशनिंग के मेथड्स को बिलेट किया गया और राशनिंग जो है उसको कन्फाइन रखा गया बिग सिटीज तक। मतलब सरकार के द्वारा सरकार का जो मिसमैनेजमेंट था उसकी वजह से बंगाल में फेमाइंस आई 1943 में। अच्छा, अपन आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फेमाइंस आ गए, गांधी जी फास्ट पर बैठ गए। इसी दौरान सी राजगोपालाचारी जो कि उस टाइम के बड़े टावरिंग लीडर थे, वो एक फार्मूला लेकर आएंगे जिसे बुलाया जाएगा राजगोपालाचारी फार्मूला। इसको लाया गया 1944 में। बेसिकली ये जो राजगोपालाचारी फार्मूला है इसमें सी राजगोपालाचारी जो हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें ले डाउन करेंगे जिसके थ्रू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कोऑपरेशन को फॉर्म किया जा सकता है। और ये जो सी राजगोपालाचारी फार्मूला है, राजगोपालाचारी फार्मूला, ये एक तरीके से मुस्लिम लीग की जो डिमांड है पाकिस्तान को फॉर्म करने की, सेपरेट स्टेट को फॉर्म करने की, उसको टैक्टिकली एक्सेप्ट कर लेगा, काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर लेगा। और गांधी जी इस राजगोपालाचारी फार्मूला को सपोर्ट करेंगे। देखो, राजगोपालाचारी फार्मूला में क्या कहा गया? एक तो ये बोला गया कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस की इंडिपेंडेंस की डिमांड को सपोर्ट करेगी, एंडोर्स करेगी। मुस्लिम लीग कांग्रेस की इंडिपेंडेंस की डिमांड को सपोर्ट करेगी, एंडोर्स करेगी।
मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस के साथ में कोऑपरेट करेगी इन फॉर्मिंग प्रोविजनल गवर्नमेंट्स एट द सेंटर। सेंटर में प्रोविजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में कोऑपरेट करेगी। पोस्ट वॉर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो एक कमीशन बनाई जाएगी और ये जो कमीशन है ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को डिमार्केट करेगी। जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट साइड में थे उनको डिमार्केट करेगी ये कमीशन। मतलब एक तरीके से कुछ हद तक जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है उसके साथ में अग्री कर रहे हैं राजगोपालाचारी अपने इस राजगोपालाचारी फॉर्मूला में। लेकिन साथ में इतना ज़रूर कह दिया कि ये जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ होंगे इनमें प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, इनमें एडल्ट पॉपुलेशन का वोट करवाया जाएगा और फिर डिसाइड किया जाएगा कि वहाँ के लोग पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर लोग फेवर में वोट करेंगे तो जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज डिमार्केट किए गए थे उनको अलग करके एक अलग से मुस्लिम्स के लिए कंट्री बना दी जाएगी, एक सेपरेट स्टेट बना दी जाएगी। अगर पार्टीशन होगा, मतलब अगर लोग सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान की फॉर्मेशन को, तो पार्टीशन के केस में कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जिनको ज्वाइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा, जैसे डिफेंस है, जैसे कॉमर्स है, जैसे कम्युनिकेशन है। और ये जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला है ये सिर्फ तब ऑपरेशनल होगा जब इंग्लैंड पूरी तरीके से पावर को ट्रांसफर कर देगी टू इंडिया। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कहीं पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस था कि भाई पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया जाना चाहिए, मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट को प्रोवाइड कर दिया जाना चाहिए और गांधी जी इस फॉर्मूला को सपोर्ट करेंगे। मतलब ये भी दिखाता है कि गांधी जी भी एक तरीके से ये जो सेपरेट स्टेट की डिमांड है इसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी तो नॉर्मल से प्रोविजंस हैं। ये जब राजगोपालाचारी फॉर्मूला आएगा तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट भी करेंगे। सबसे पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना करेंगे, बिकॉज मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट करे टू नेशन थ्योरी को। टू नेशन थ्योरी को कांग्रेस एक्सेप्ट करे, ये जो सर्टेन सर्विसेज कॉमनली मैनेज की जाएंगी, एडमिनिस्टर की जाएंगी, ये सारी कोई बातचीत नहीं है। कांग्रेस सीधे सीधे बोले कि हमें दो नेशंस बनाने हैं, एक पाकिस्तान बनेगा, एक इंडिया बनेगा। दूसरा, जिन्ना ये चाहते थे कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो मुस्लिम्स हैं वो वोट करें प्लेबिसाइट में, पूरी पॉपुलेशन प्लेबिसाइट में वोट ना करे। मतलब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के सिर्फ मुस्लिम्स जो हैं वो प्लेबिसाइट में पार्टिसिपेट करें, बाकी कम्युनिटी के लोग प्लेबिसाइट में वोट ना डालें, पार्टिसिपेट ना करें। और ये जो जिन्ना है ये कॉमन सेंटर के आइडिया को भी अपोज करेंगे। ये जो सर्विसेज को जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा इनके लिए कॉमन सेंटर होना चाहिए, उस आइडिया को भी अपोज करेंगे। मतलब जिन्ना अपोज कर रहे हैं, जिन्ना सीधे सीधे बोल रहे हैं कि भैया कांग्रेस ऑफिशियली बोले कि टू नेशन थ्योरी को हम एक्सेप्ट करते हैं, एक इंडिया बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा। कांग्रेस ऐसा बोलेगी नहीं। ये तो राजगोपालाचारी साहब का फॉर्मूला है, कांग्रेस का स्टैंड अभी तक ये नहीं है। हिंदू लीडर्स जिनको लीड कर रहे थे वीर सावरकर, वो सी राजगोपालाचारी प्लान को पूरी तरीके से कंडेम करेंगे, बिकॉज ये पार्टीशन के पूरी तरीके से अगेंस्ट में थे। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। आज जितनी भी बातचीत हमने की उसमें सारी जनरल चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको रटने की ज़रूरत है। राजगोपालाचारी फॉर्मूला ऑफ 1944 के प्रोविजंस को इनको याद कर लो। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बोला गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को डिमार्केट किया जाएगा और मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, वोट करवाया जाएगा और पूछा जाएगा कि वहाँ के लोग पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरा, ये बोला गया कि अगर पार्टीशन हुआ तो कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जिनको जॉइंटली एडमिनिस्टर किया जाएगा, जैसे डिफेंस है, जैसे कॉमर्स है, जैसे कम्युनिकेशन है। ये जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला है ये सिर्फ तभी ऑपरेशनल होगा जब इंग्लैंड पूरी तरीके से पावर को ट्रांसफ़र कर देगा टू इंडिया। और मुस्लिम लीग को बोला गया कि आप कांग्रेस के इंडिपेंडेंस की डिमांड को सपोर्ट करोगे और आप कांग्रेस के साथ में कोऑपरेट करोगे इन फॉर्मिंग द प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, बेहद इजी सेशन था। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।